एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे मोनोडर्मा गैस पेपर का सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन मतलब होता है समाप्त हो जाना, बर्बाद हो जाना, समाप्त हो जाना, जो समझ लीजिए। मुख्य कारण क्या था, मतलब इसका क्या कारण था कि हड़प्पा समाप्त हो गया। तो इसके बारे में कई धारणाएं हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। मतभेद मतलब अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। फिर भी इसके पतन के निम्नलिखित कारण दिए जा सकते हैं। कई कारण इसमें बताए गए हैं, जिसमें पहला है कि सिंधु के क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई, मतलब पानी कम होने लगा। फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लगी। तो खेती करना, पशुओं को पालना, इन सब में मुश्किलें आने लगी। तो शायद इस वजह से वहाँ से लोग चले गए होंगे। दूसरा कारण है, कुछ विद्वानों के अनुसार इसके पास का रेगिस्तान बढ़ता गया, मतलब इसके आसपास में जो रेगिस्तान हुआ करता था उसका क्षेत्र बढ़ने लगा होगा, जिसके फलस्वरूप मिट्टी में लवणता बढ़ गई होगी और उर्वरता समाप्त हो गई होगी। लवणता बढ़ने से उर्वरता समाप्त हो जाती है। ये साइंटिफिक कारण है। इसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया होगा। अब चूँकि खेती बची नहीं होगी, मिट्टी सही नहीं रही होगी, तो वहाँ पर लोगों को अनाज नहीं हो पाया होगा, जिसके कारण वो लोग चले गए होंगे। अगला कारण है, कुछ लोगों के अनुसार यहाँ भूकंप आने से बस्तियाँ समाप्त हो गई होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूकंप आने से धरती में कभी कभी उल्टा पलटी हो जाती है। तो इस कारण से भी हो सकता है कि शायद वो नगर दब गया हो। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गई और पानी जमा हो गया, इसके कारण लोग दूसरे स्थान पर चले गए। आप भी जानते होंगे कि जब पानी भर जाता है तो लोग उस जगह पर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसलिए वो दूसरी जगह चले गए होंगे। तो ये कारण भी हो सकता है। एक और कारण माना गया है कि एक विचार यह भी माना जाता है कि सिंधु नदी की धारा बदल गई और सभ्यता का क्षेत्र नदी से दूर हो गया। मतलब जो जिस दिशा में सिंधु नदी बहती थी उस दिशा को बदलकर दूसरी दिशा में चली गई होगी, इसलिए लोग भी वहाँ से दूसरी जगह चले गए होंगे। खैर, कारण जो भी रहा हो, सही जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, पर बाढ़ वाला कारण ज़्यादा सही माना जाता है। एक बार फिर से हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे, बाढ़ के कारण एक, दूसरा भूकंप के कारण, तीसरा याद रखेंगे नदी की दिशा बदलने के कारण। तो ये 3 पॉइंट आपको याद होगा। चौथा ले सकते हैं कि कृषि और पशुपालन न हो पाने के कारण भी हड़प्पा के लोग अपना स्थान बदल लिए होंगे। खैर, ये 3 से 4 कारण याद रखेंगे, काफ़ी है इसके आंसर के लिए। चूँकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है 2010, 12, 18, 19 और 20 में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग अच्छे से इसको 3 बातें याद रख लेंगे, एक बाढ़ के कारण, एक भूकंप के कारण और एक नदी की दिशा बदलने के कारण। ये तीनों आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, बालूचिस्तान के हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग में था। आप समझ लीजिए, ये भारत है और भारत में जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले बहुत सारा क्षेत्र हुआ करता था। 1947 के बाद चूँकि पाकिस्तान का निर्माण हो गया, तो इस क्षेत्र में एक जगह है हड़प्पा नामक स्थान का सबसे पहले खोज 1921 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद बहुत सारे स्थान धीरे धीरे इस सब साइड में
खोजा जाने लगा। तो चूँकि सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की, तो इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले किस स्थान की खोज हुई थी? हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में आपको आंसर देना है कि क्या आपके पास जानकारी है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, बहुत सारे स्रोत हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने के लिए। सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों की खुदाई से प्राप्त भिन्न भिन्न, आपको पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई हुआ, इससे क्या मिला? भवन मिला। क्या मिली? गलियाँ मिली, बाजार मिले, असना नागार मिला, अन्ना नागार मिला, कई प्रकार की और भी वस्तुएं प्राप्त हुई। आदि के अवशेष यानी जो बचा हुआ कोई भी वस्तु का पार्ट होता है उसको अवशेष कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं, यानी हड़प्पा के बारे में इन सब वस्तुओं से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन अवशेषों से हड़प्पा संस्कृति के नगर निर्माण एवं नागरिक प्रबंधन के विषय में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि हड़प्पा के लोग नगर में किस प्रकार रहते थे और क्या क्या वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, लोग किस तरीके से कपड़े पहनते थे, कौन सा कपड़ा पहनते थे, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बात क्या है? कला के विभिन्न नमूनों जैसे मिट्टी का खिलौना, वस्तुओं की मूर्ति, खास तौर से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में, नाचती हुई लड़की के तांबे की प्रतिमा, इसी को बोला गया नर्तकी की मूर्ति को, आदि हड़प्पा के लोगों के कला और कारीगरी पर विशेष प्रकाश डालता है, यानी पर्याप्त प्रकाश डालता है। अब आप देख सकते हैं मोहर से भी हड़प्पा की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे हड़प्पा की संस्कृति के धर्म, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों एवं उस समय की लिपि से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई लोग पढ़े लिखे थे और इस लिपि के पढ़े लिखे जाने के बाद उनके संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी, लेकिन अभी तक उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। खैर, इस प्रश्न के उत्तर को आप आम भाषा में समझते हैं कि हड़प्पा के बारे में जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, यानी आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हड़प्पा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आप कुछ नहीं याद रहेगा तो आप याद रखेंगे, वहाँ से मिला भवन, अन्ना नागार, असना नागार, कांसे की मूर्ति, उसके अलावा कई प्रकार के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, लिपियाँ प्राप्त हुई है, मोहरें प्राप्त हुई है। इतनी बात आप याद रखेंगे, इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताएं। आपको पता होगा कि दुनिया में 7 अजूबा है और 7 अजूबा में 7 का नाम आपको बताना है। पहला है आगरा का ताजमहल, दूसरा है पीसा की मीनार, तीसरा है चीन की दीवार, चौथा है रोम का कोलोसियम, मिस्र का पिरामिड, फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। ये 7 अजूबे हैं पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन, इसमें क्वेश्चन अधूरा रह गया, मिट्टी के बर्तन की विशेषता बताएं, ये क्वेश्चन होगा। सही जवाब है इसका कि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। चाक इस टाइप का होता है, इसी ये घूमता है और इसी पर बर्तन बनाए जाते हैं। डंडे के प्रयोग से इस प्रकार से लोग चारों तरफ घुमाते हैं और इससे मिट्टी का आकार बनता है और आकार दे करके बर्तन बनाए जाते हैं, जो इस बात को स्पष्ट करती है कि यह संस्कृति पूरी तरह से विकसित थी। तो चाक बनाना आता रहा होगा तो लोग तभी बनाए होंगे जब ये उस समय में इसकी पूरी समझ रखते रहे होंगे। अगला है दूसरा पॉइंट, रूप और आकार की दृष्टि से
इन बर्तनों की विविधता तथा सुंदरता आश्चर्यजनक है। विविधता मतलब होता है बहुत प्रकार का, अलग अलग टाइप का, और सुंदरता तो आप जानते ही होंगे। अगला है पतली गर्दन वाले आकार घरे। घरे जो होते थे उसके गर्दन किस प्रकार की होती थी? पतली, सुराहीदार गर्दन होती थी। उसके अलावा लाल रंग का बर्तन होता था, उस पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। और हड़प्पा के बर्तनों की और भी विशेषताएं थी, जिसको आप एक और पॉइंट द्वारा समझ सकते हैं कि इसके आकार भी अलग अलग टाइप के थे, जैसे पैर के आकार का, त्रिभुज के आकार का, वृत्त के आकार का, बेलों के, ये सब अनेक प्रकार का खिलौना और भी कई प्रकार के नमूने प्राप्त हुए हैं। कुल मिला के अगर आप समझना चाहें कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन की विशेषता क्या है, तो आप पहला लिख सकते हैं कि बर्तन चाक पे बनाए जाते थे। दूसरा लिख सकते हैं पॉइंट में कि बहुत ही सुंदर और अलग अलग भिन्न भिन्न आकार के थे। तीसरा लिख सकते हैं कि गर्दन सुराहीदार होती थी और उसको लाल रंग से और काले रंग से रंगा जाता था। चौथा लिख सकते हैं कि वृक्ष का भी चित्र होता था, अनेक प्रकार का बर्तन के ऊपर खिलौना वगैरह होता था। तो ये चारों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। सिंधु घाटी के सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे आंसर कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषताएं यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि सिंधु घाटी की जो सबसे खास बात थी वो थी इसकी जल निकासी प्रणाली, यानी पानी निकलने का जो सिस्टम था वो कितना बेहतर था, इस प्रश्न के उत्तर में आप समझेंगे। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुआं स्नानागार होते थे। अब सोचिए कि हर एक घर में कुआं होता था, और स्नानागार मतलब नहाने के लिए तालाब वगैरह, जिसको आप स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। भवन के कमरे में, रसोई घर में और स्नानागार में, शौचालय आदि सभी का पानी भवन के छोटे छोटे नालियों से निकलकर गली की नाली में जाता था। आप सोच लीजिए कि चाहे आपका रूम हो, रसोई घर हो, किचन हो, चाहे आपका बाथरूम हो या आपका शौचालय हो, कोई भी हो, हर जगह का पानी अलग अलग सिस्टम से जाता था। और गली की नली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा जाता था। सोचिए कि एकदम बढ़िया सिस्टम बना हुआ था। ये मान लीजिए आपका घर है और ये घर से कई प्रकार की नालियाँ निकलेंगी और फिर एक जगह जाएगा तो ये पक्के नाली में ऐड हो जाएगा। इस प्रकार की सिस्टम बनाए गए थे वहाँ हड़प्पा सभ्यता में। सोचिए, अब गली के नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी हुई पक्की नालियों से जोड़ा जाता था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलाओं से ढक दिया जाता था। अब ये क्यों ढक दिया जाता था? ताकि कभी अगर जाम लग जाए तो इसको हटा करके आराम से पानी का निकासी किया जा सके। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर मोखे यानी मेन होल भी दिया जाता था। और नालियों में इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी और समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलता। आप सोचिए कि कितना बढ़िया सिस्टम था। ये समझ लीजिए कि घर के अंदर से, ये घर है, घर के अंदर से जो भी नाला निकलेगा वो पानी दूसरे नाला में ऐड होगा और यहाँ से निकलने के लिए अलग अलग जगह पर होंगे। और यहाँ पर एक ढक्कन लगा दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी पानी अगर फंसता है तो ये आराम से इस ढक्कन को हटा दिया जाएगा और पानी आगे निकासी कर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न नेक्स्ट डे करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं।